फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये है क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसके पहले हमने 8 चैप्टर्स के सॉल्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाकर देखिए, सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। और एक बात और, इसी सीरीज में इस क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं आपको कोई डाउट लगा हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए क्या कहना चाहते हैं। कुछ गलत है, कुछ सही है, कुछ और इम्प्रूव किया जा सके, ये इम्प्रूवमेंट बताइए, हमें अच्छा लगेगा। और एक बात और, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो खुद से ट्राई करना कैलकुलेशन, एग्जैक्टली कॉपी मत करना, ट्राई करना खुद सॉल्व करने का, और कुछ एरर आए तो कमेंट करना, ठीक है। तो आज इस वीडियो का हम ज्यादा देर किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का वीडियो है हमारा चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 9.1। एक्सप्लेन व्हाई पार्ट ए द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए हाइट of about 6 km decreases to nearly half of its value at the sea level, though the height of the atmosphere is more than 100 km. C. Hydrostatic pressure is a scalar quantity even though pressure is force divided by area. फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, एक एक करके तीनों पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है प्रेशर जो है फीट पर ज्यादा होता है, ब्रेन में कम होता है, ठीक है। ये कह रहा है ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट, क्योंकि देखिए ये ह्यूमन बींग है। एक एग्जांपल लिया हमने, ह्यूमन बींग का हार्ट यहाँ रहता है, ये हार्ट है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ये अगर हम इसको हार्ट मान ले, ये हार्ट हमारा है। ह्यूमन बींग का हाइट, अगर यहाँ पर इसको समझने के पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर का बेस है वो है प्रेशर, और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू रो जी एच, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। मैंने अभी कहा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। पहली बात, अगर आप कंपेयर करें हाइट के बारे में, यहां से यहां ब्रेन, ये जो हाइट है मान लेते हैं ये H1 है, और ये हाइट फीट का हाइट ये मान लेते हैं H2 है, तो हमको साफ साफ दिख रहा है H2 इज ग्रेटर देन H1, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1। अगर इसका प्रेशर P2 मान ले, इसका प्रेशर P1 मान ले, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना हमको, प्रेशर ऑन द फीट इज ग्रेटर देन प्रेशर और इन द ब्रेन। दूसरी बात, जब ब्लड नीचे आ रहा है, फीट की तरफ आ रहा है, तो देयर इज नो एक्स्ट्रा वर्क डन, वो नेचुरली बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है, ज्यादा वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ रही उस ब्लड को नीचे। जब हार्ट पंप करता है नीचे ब्लड, वही बात जब हार्ट को ऊपर पंप करना होता है तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो भी एक प्रेशर क्रिएट होता है, बट वो भी कम है, ज्यादा है नहीं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट वो है बट कम है। मेन रीजन ये है, ये हाइट और ये हाइट, सिंस दिस हाइट इज ग्रेटर देन दिस वन, देयरफॉर प्रेशर ऑन द फीट इज ग्रेटर देन ब्लड प्रेशर ऑन ह्यूमन ब्रेन। ये हो गया हमारा पार्ट ए। पार्ट बी हमारा ये कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला। ये हमारा मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ का एटमॉस्फेयर मान लो यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, या और थोड़ा और ऊपर मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और इसको हम मान लेते हैं ये अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ठीक है। ये बोल रहा है 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी जो है वो 6 किलोमीटर अप्रॉक्स, ये मान लेते हैं ये 6 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है। यहां पर जाते ही डेंसिटी जो है हाफ हो जाती है, किसकी हाफ, ये सी लेवल का। सी लेवल पर जो प्रेशर है हमें पता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये है सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल। ये प्रेशर का हाफ हो जाता है, हालांकि अर्थ का एटमॉस्फेयर 100 किलोमीटर तक जाता है, पर अर्थ डेंसिटी जो है 6 किलोमीटर जाते ही इसकी हाफ हो जाती है। क्यों ऐसा पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है, तो हमको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अर्थ क्या करता है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स को अपने पास खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है। तो इससे क्या होता है,
इस ग्रेविटी से खींचने के कारण ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स जो है अर्थ की तरफ खींचे चले जाते हैं और ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पाया गया है 5 to 6 किलोमीटर के रेंज के बाहर 5 to 6 किलोमीटर रेंज के बाहर पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं। इसलिए वहां की डेंसिटी भी बहुत डिपेंड करती है। क्यों? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी भी है। डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी नहीं रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां से आएगा? इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाफ हो जाता है 6 किलोमीटर के बाउंड। क्वेश्चन नहीं बोला गया 6 किलोमीटर के बाउंड हाफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5 to 6 किलोमीटर के रेंज में 50% ऑफ अर्थ की डेंसिटी जो है वो 5 to 6 किलोमीटर रेंज में पाई जाती है। 50% अप्रोक्सीमेटली 50% की डेंसिटी अर्थ से सी लेवल से 5 to 6 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है। 5 to 6 किलोमीटर के बाद कुछ नहीं, बहुत कम 50% से भी कम डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, इसलिए ये रीजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डिक्रीजेस टू नियरली हाफ ऑफ सी वैल्यू। ठीक है, तो ये रीजन है। अब हम देखते हैं सी पार्ट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइड बाई एरिया। सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट ये हमारा ए पार्ट था, ये हमारा बी पार्ट हो गया और हमारा सी आ रहा है। सी क्या कह रहा है? सी पार्ट हमारा ये कह रहा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। जब ये वेक्टर है तो प्रेशर स्केलर कैसे? ये कह रहा है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और कभी कभी एरिया का भी वेक्टर डिपेंड करता है एरिया का किस वैल्यू में वेक्टर मानोगे। एरिया अगर आप फ्लक्स के मान रहे हो तो वेक्टर क्वांटिटी है, बट जनरली एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मान रहे हो, सॉलिड सरफेस, तो मैग्नीट्यूड लेते हैं और वो मैग्नीट्यूड सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ ये पता है आपको क्यों वेक्टर है क्यों स्केलर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि प्रेशर जो है इसको हम समझने के पहले हमारे इंपॉर्टेंट लॉ समझना पड़ेगा। ये है पास्कल्स लॉ। ये है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये कह रहा है एक टम्बलर है, इसमें फ्लूइड रखा हुआ है। ये कह रहा है जब प्रेशर फ्लूइड पड़ता है ना तो प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। प्रेशर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल डायरेक्शन में। मतलब कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, जबकि वेक्टर होने के लिए एक फिक्स्ड डायरेक्शन होना जरूरी है। प्रेशर में मैग्नीट्यूड तो है, बट जब कोई प्रेशर कहीं एक पॉइंट पे पड़ता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दैट प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फ्लूइड या थ्रू आउट द सरफेस। तो इसके कारण वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हर डायरेक्शन में होता है एंड देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसलिए प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9.1। क्वेश्चन 9.2 explain why 5 parts. First, A. The angle of contact of mercury with glass is obtuse, while that of water with glass is acute. B. Water on a clean glass surface tends to spread out, while mercury on the same surface tends to form droplets. Put differently, water wets glass while mercury does not. C. Surface tension of a liquid is independent of the area of the surface. D. Water with detergent dissolved in it should have small angles of contact. E. A drop of liquid under no external forces is always spherical in shape. 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, एक एक करके सारे 5 को समझते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्क्यूरी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हमको दो तरह के ग्लू समझते हैं ना, ग्लू मतलब जो चिपकता है। ठीक है, इसके दो फोर्सेस होते हैं, स्टिकिंग फोर्स कह सकते हैं, स्टिकिंग फोर्सेस। इसमें एक आता है कोहेसिव, एक आता है एडहेसिव। कोहेसिव मीन्स सेम टाइप, ये होता है डिफरेंट टाइप। फॉर एग्जाम्पल आप कोहेसिव समझते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में अगर जुड़े हुए हैं, वो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में कोहेसिव फोर्स सेम है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है।
कोहेसिव का मतलब यह होता है कि सपोज लिक्विड और सॉलिड दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर है। लिक्विड के बीच होता है कोहेसिव फोर्स, लिक्विड सॉलिड के बीच होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये समझ में आया। लिक्विड के बीच होता है कोहेसिव फोर्स, लिक्विड और सॉलिड के बीच होता है एडहेसिव फोर्स और ऑफ अट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं मर्क्यूरी और वाटर की। मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है, एडहेसिव फोर्स वीक होता है। इसलिए मर्क्यूरी पार्टिकल्स आपस में ज्यादा अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं और इसलिए ग्लास से अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते। ग्लास से बॉन्ड नहीं बना पाने के कारण इसको एक ऑब्ट्यूज फॉर्म, एक बीड फॉर्म होता है। बीड क्या फॉर्म होता है? बीड, BEAD। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये ग्लास से अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते। दे आर नॉट गुड एडहेसिव, दे आर गुड कोहेसिव फोर्सेस। मर्करी में कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए ये एंगल ऑब्ट्यूज बनाता है। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स हैव गुड एडहेसिव फोर्सेस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ग्लास और लिक्विड और सॉलिड में अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए ग्लास से जल्दी चिपक जाते हैं, ग्लास को वेट कर देते हैं। यही कारण है एडहेसिव फोर्स होने के कारण मर्क्यूरी जो है ये एक्यूट एंगल बनाता है वाटर, और मर्क्यूरी जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है ओनली बिकॉज ऑफ गुड कोहेसिव फोर्सेस फॉर मर्क्यूरी, गुड एडहेसिव फोर्सेस फॉर वाटर। अब बी पार्ट देखते हैं। वाटर ऑन ए ग्रीन ग्लास सरफेस टेंड्स टू स्प्रेड आउट while mercury on the same surface tends to form drops. Put differently, water gets glass while mercury does not. Same concept है। वाटर सरफेस को इजीली गीला कर देता है, मर्क्यूरी गीला नहीं करता, क्योंकि वाटर स्प्रेड होता है। क्यों स्प्रेड होता है? वाटर के एडहेसिव फोर्स के कारण। वाटर हैज टेंडेंसी टू फॉर्म गुड बॉन्ड विथ अदर पार्टिकल्स, नॉट विथ सेल्फ बट अदर पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, इस केस में ग्लास है, इसमें वाटर भरा पड़ा है। ठीक है, इसमें वाटर है, ये वाटर एंड ग्लास गुड बॉन्डिंग। क्यों? रीजन इसका यही है, रीजन इसका ये है। ठीक है, गुड बॉन्डिंग क्यों? बिकॉज ऑफ गुड एडहेसिव फोर्सेस। इसमें ऐसे चिपकता नहीं है, ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका ड्रॉपलेट्स है, और ये कौन से ड्रॉपलेट्स हैं? मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स। क्यों? बिकॉज ऑफ गुड कोहेसिव फोर्सेस। क्यों? क्योंकि गुड कोहेसिव फोर्सेस के कारण मर्क्यूरी आपस में अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, किसी दूसरे से बॉन्ड नहीं बना पाते, इसलिए इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स के कारण मर्क्यूरी इजिली दूसरे पार्टिकल से बॉन्ड नहीं बना पाता, नहीं चिपक पाता, इसलिए वो अपने से बॉन्ड बनाकर एक स्फेरिकल शेप बना, ड्रॉपलेट बना लेता है। ठीक है, ड्रॉपलेट्स करता है, इसलिए सरफेस को वेट नहीं कर पाता। ये रीजन है। सी, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। बिल्कुल सही है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू, ये सी पार्ट, सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये एक वाटर की लेयर है, इसके टेंजेंशियल सरफेस में सिर्फ टेंजेंशियल सरफेस को साइड को जोड़ते जाओ तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर यूनिट लेंथ इज नॉट सरफेस टेंशन। देयरफॉर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। फॉर्मूले में दिख रहा है आपको, कोई एरिया से कोई रिलेशन नहीं है, इसका सिर्फ लाइन से रिलेशन है, लेंथ, सिर्फ लेंथ से रिलेशन है। ठीक है। डी, वाटर विथ डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही है। वाटर विथ डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट, डिटर्जेंट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, अगर अभी हमने देखा वाटर में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत एक्यूट एंगल होता है, लेस देन 90 डिग्री, और डिटर्जेंट उसमें क्या करता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में पोर्स में आकर और कम कर देता है ताकि इजीली डिजॉल्व हो सके। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जनरली फॉर वाटर इज थीटा इज लेस देन 90, बट समवेयर अगर मान लें 50 to 60 डिग्री होता है फॉर वाटर, ओनली प्योर वाटर। अगर इसमें डिटर्जेंट मिला जाए 30 to 40 डिग्री हो सकता है। ठीक है, डिटर्जेंट। क्यों? डिटर्जेंट क्या काम करता है? डिटर्जेंट क्या होता है? एक्यूट एंगल, मतलब डिसॉल्वेबिलिटी बढ़ा देता है, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास को और कम कर देता है ताकि पोर्स में से इजीली डिटर्जेंट पास हो सके, इजीली मिक्स हो सके। ठीक है,
डिटर्जेंट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ये एक्यूट एंगल है, डिटर्जेंट और कम कर देता है उसको। नेक्स्ट, ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। क्या कह रहा है? ड्रॉप ऑफ लिक्विड कैसा होता है? ऐसा होता है। क्यों होता है? इसका सिंपल सा एक रीजन है, ये सबसे कम एनर्जी वाला सरफेस है। आप जितने भी ज्योमेट्रिकल सरफेस ले लीजिए, सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला सरफेस ये है। और वाटर की प्रॉपर्टी होती है, अब यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, हर ऑब्जेक्ट की अपनी टेंडेंसी होती है टू ऑब्टेन टू स्टेबिलिटी, टू ऑब्टेन इक्विलिब्रियम विथ मिनिमम एनर्जी। मिनिमम कम से कम एनर्जी में वो स्टेबिलिटी एक्वायर कर ले, इक्विलिब्रियम एक्वायर कर ले। हर ऑब्जेक्ट यही कोशिश करता है, वाटर भी यही कोशिश कर रहा है कि कम से कम शेप में, ये सबसे सिंपल शेप है, विथ हैव मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। स्मॉलेस्ट शेप विथ मिनिमम एनर्जी, स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री। स्फेरिकल ज्योमेट्री में मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने का सरफेस 4 पाई आसपास जो सरफेस एरिया होता है, ये मिनिमम एनर्जी कंटेन करता है, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स बाय डिफॉल्ट स्फेरिकल शेप ही कंटेन करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9.2। क्वेश्चन 9.3, fill in the blanks using the words from the list appended with each statement. A, surface tension of liquids generally dash with temperatures increases or decreases। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसका सही आंसर है सरफेस टेंशन जनरली डिक्रीजेस, ठीक है। एक ऑप्शन सही जो है डिक्रीजेस। क्यों? इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सरफेस टेंशन जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण जो लाइन बनती है ना, दो इंटरमॉलिक्यूलर दो पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्ड है सरफेस एरिया, उसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो तो स्ट्रेट लाइन बनती है, वो होता है सरफेस टेंशन के वैल्यू फॉर्मूला S = फोर्स अपॉन लेंथ। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वीक होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट जाते हैं, इसके कारण ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाती है, ठीक है। इसलिए सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, बस ये रीजन और कुछ नहीं। ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स देयर इज नो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन फॉर्म, इसलिए सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। सेकंड, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डैश विद टेम्परेचर वेराज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डैश विद टेम्परेचर। अब बताना इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। विस्कोसिटी ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि जब विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ते हैं और डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और ये बढ़ने के कारण अगेन विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। एट द सेम टाइम विथ इंक्रीज अच्छा, और क्या लिक्विड्स के लिए विस्कोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, विस्कोसिटी के लिए लिक्विड इंक्रीजेस। थर्ड सी, for solids with elastic modulus of rigidity the shear force is proportional to dash, while for liquids it is proportional to dash. For solids with elastic modulus of rigidity the shearing force is proportional to directly proportional. For solids हमने पढ़ा हुआ है, shearing force में क्या है, हमने पढ़ा है C में, B में increases फिर decreases, ठीक है। पहले गैस के लिए इंक्रीज, लिक्विड के लिए डिक्रीज। सी पार्ट क्या है, शेयरिंग फोर्स विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्यों? हमने पढ़ा है अभी, शेयर मॉडुलस का होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है, ये पढ़ा नहीं याद है। तो शेयर स्ट्रेस का शेयर फोर्स अपॉन एरिया, शेयर फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेन को आप यहाँ ट्रांसफर कर दो तो शेयर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शेयर स्ट्रेन है ना, शेयर स्ट्रेन। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर शेयर स्ट्रेन फॉर सॉलिड्स। और लिक्विड के लिए टाउ इज इक्वल होता है म्यू ए डी ए अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन फॉर लिक्विड्स होता है। तो ये हो गया सी पार्ट।
डी पार्ट फॉर ए फ्लूइड इन ए स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट ए कंस्ट्रक्शन फॉलोज। एक कंस्ट्रक्शन है, सपोज एक फ्लूइड ऐसे जा रहा है, पास कर रहा है, फिर अचानक चेंज इन एरिया आया, चेंज इन एरिया हुआ, फिर स्ट्रेट गया, फिर बढ़ा, ठीक है। ये पाइप है ऐसे, तो एरिया A1 A2 A3 अलग अलग एरिया है, तीनों एरिया अलग अलग है। तो अब आपको बताना है कि फॉर ए फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट ए कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, मास का कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। क्यों? क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन के पहले और इसके बाद मास में कोई चीज नहीं आ रहा और आना भी नहीं चाहिए, वरना वो यूनिवर्सल लॉ फेल करेगा। इसलिए, और ये आता है भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये क्या कहता है, A1 AV इज इक्वल टू कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड मस्ट बी कांस्टेंट। ये कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। आप यहाँ से कोई 3 वैल्यूज दी हुई है तो चौथी वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों, कैसे होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर द मॉडल ऑफ प्लेन इन ए विंड टनल टर्बुलेंस ऑकर्स एट ए डैश स्पीड फॉर टर्बुलेंस फॉर एन एक्चुअल प्लेन। ब्रैकेट में क्या ऑप्शन दिया, ग्रेटर और स्मॉलर। सही आंसर है ग्रेटर, क्योंकि जब एक्चुअल ये डिपेंड करता है जनरली जब हम इसकी बात करते हैं फ्लूइड की, वाटर की, तो ये डिपेंड करता है किस पे, रेनॉल्ड्स नंबर पे, किस पे, रेनॉल्ड्स नंबर पे। और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। V ज्यादा होगा तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा, रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा तो V ज्यादा होगा। इसलिए ये मॉडल ऑफ प्लेन जो है ग्रेटर स्पीड पे डिपेंड करता है rather than स्मॉलर स्पीड। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 9.3 कंप्लीट हुआ। 9.4 एक्सप्लेन व्हाई। A, टू कीप ए पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल you should blow over, not under it. B, when we try to close a water tap with our fingers, fast jets of water gush through the openings between our fingers. C, the size of the needle of a syringe controls flow rate better than the thumb pressure exerted by a doctor while administering an injection. D, a fluid flowing out of a small hole in the vessel results in a backward thrust on the vessel. E, a spinning cricket ball in air does not follow a parabolic trajectory. एक ही करके करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, टू कीप ए पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट। क्यों ऐसा होता है, मान लीजिए एक पेपर है सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, ये पेपर रखा हुआ है, आपको इसको हॉरिजॉन्टल पे रखना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखना है। तो आपको कैसे ब्लो करोगे तब ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। सिंपल सा केस है, ये हमने बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ा है। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते हो तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ाते हो तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो जब आपको ऊपर से ब्लो करना है, इसमें कह रहा है ऊपर से ब्लो करना है, क्यों, उससे क्या होगा, जहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर ड्रॉप होगा। ऊपर में प्रेशर ड्रॉप है, बट अंडर में, इसके अंदर प्रेशर जो है वो हाई है। इसके अंदर प्रेशर जो है ये हाई है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। और ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण जो डिफरेंस बनता है, ये इसको पेपर को हॉरिजॉन्टल रखने में हेल्प करता है। ये रीजन है, ठीक है, यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये हो गया ए पार्ट, ब्लो ओवर। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट, हाँ, व्हेन वी ट्राई टू क्लोज ए वाटर टैप विद आवर फिंगर्स फास्ट जेट्स ऑफ वाटर गश थ्रू द ओपनिंग्स बिटवीन आवर फिंगर्स। क्यों ऐसा होता है, जब आप एक वाटर टैप है, ये आपका वाटर टैप है, ठीक है, आप इसको यहाँ से वाटर स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ से आप स्प्रे को बंद कर देंगे, आप एक साइड बंद कर देंगे तो एक जो छोटा एरिया बचता है ना, वो उससे ज्यादा। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। ये कहां से आया, कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी को, आपको एरिया कम कर दीजिए, वेलोसिटी बढ़ जाती है, एरिया बढ़ा दीजिए, वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसी के कारण जैसे आप फिंगर से टैप को बंद करते हो, कुछ पार्ट छूट जाता है, एरिया डिक्रीज हो जाता है टैप का,
तो उस डिक्रीज एरिया से पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा स्पीड से निकलता है। क्यों ऐसे निकलता है? एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। एरिया का बढ़ जाओ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सी द साइज ऑफ द नीडल ऑफ a syringe controls flow rate better than the thumb pressure exerted by a doctor while administering the injection. Yes, absolutely true. क्योंकि smaller the injection, smaller is the area, and smaller area, larger velocity. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा रहा है, smaller area, larger velocity. Therefore, the size of the needle of a syringe controls flow rate better. जितनी अच्छी वेलोसिटी होगी उतना अच्छा कंट्रोल रेट होगा, ठीक है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्मॉलर नीडल स्मॉलर साइज, बिगर थंब बिगर साइज। साइज बड़ा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और साइज छोटा होगा तो वेलोसिटी अच्छी होगी, अच्छा कंट्रोल रहेगा, ठीक है। डी ए फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ ए स्मॉल होल इन ए वेसल रिजल्ट्स इन ए बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द वेसल। जब आप कोई फ्लूइड एक वेसल से बाहर निकल रहा है, जब मूविंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कैरीज मोमेंटम, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कैरीज मोमेंटम, ठीक है। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कैरीज मोमेंटम, तो मूविंग वाटर भी मोमेंटम कैरी करेगा, तो वो और उसको बैलेंस करने के लिए पूरा मोमेंटम अगर वो चला गया और थ्रस्ट पीछे नहीं किया तो अनबैलेंस फोर्स रह जाएगा बीच में। ये अनबैलेंस फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, उसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए वो पीछे तो अपने आप को थ्रस्ट देता है वेसल जो है, ठीक है। ए फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ स्मॉल होल इन वेसल रिजल्ट्स इन अ बैकवर्ड थ्रस्ट। वो वेसल जो है बैकवर्ड थ्रस्ट लेता है ताकि जो मोमेंटम, जिस मोमेंटम के साथ फ्लूइड बाहर जा रहा है उसको कंजर्व किया जा सके। हमें पता है यूनिवर्सली एवरीथिंग इज कंजर्व। अगर कुछ मोमेंटम आगे चले गया तो उसको कवर करने के लिए कुछ मोमेंटम पीछे आना पड़ेगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट, ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो ए पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। ई पार्ट क्या गया है? ई पार्ट में हम जो इफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? मैग्नस इफेक्ट। और ये इफेक्ट क्या होता है? इस इफेक्ट में जब कोई बॉल स्पिन कर रहे हो, देखिए एक स्पिनिंग बॉल है, ये स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है, इसको हम कहते हैं सीम पोजीशन। इसमें क्या होता है? इस पोजीशन में ऐसे जब बॉल आप ऐसे होल्ड करते हो तो एक जब स्पिन करने का शुरू करते हो, जब एयर से कट करने को ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कटिंग द एयर, एक साइड हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है, दूसरे साइड लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। इसके कारण यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं रहता दोनों साइड। इसके कारण वो जैसे कि आप वैक्यूम में थ्रो करते हो, इन ए वैक्यूम इट इज ए पैराबोलिक पाथ, it is the trajectory is a parabolic path, but in normal situation it is not parabolic, it is somewhere curved path. पैराबोलिक नहीं होता, कोई कर्व पाथ होता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑन वन टू साइड्स ऑफ द बॉल स्पिन करते टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9.3, 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.5, ए 50 kg गर्ल wearing high heel shoes balances on a single heel. The heel is circular with a diameter of 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ऐसा कॉन्सेप्ट तो बहुत शुरू में हुआ करता था, आज भी हम देखते हैं, बट आजकल बहुत यूज कम हो रहा है इस कॉन्सेप्ट का। सबसे इजी क्वेश्चन में से एक था। इसमें तो दिया क्या है? वेट, मास ऑफ वेट ऑफ द गर्ल दिया हुआ है, ठीक है। वेट ऑफ गर्ल इन केजी, आपको उसका न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड यूनिट में। ये केजी 50 kg दिया हुआ है तो उसको हमने न्यूटन में चेंज किया 50 to 9.81, ये आ गया 490 न्यूटन। डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का, तो रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा उसका डायमीटर का, d/2 0.1/2 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर, 0.005 मीटर, ये डिफरेंस है, ठीक है। हमको अगर मीटर में चेंज करना है तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा? 7.853 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमको फाइंड करना है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया या वेट अपॉन एरिया। ये है 490 अपॉन 7.853 × 10⁻⁵। ये हो गया 62.42 × 10⁵ और 6.242 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका प्रेशर का आंसर। और कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको सॉल्व करना था इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9.5। सिर्फ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया लगाना था, क्वेश्चन इजी बनता है। क्वेश्चन 9.6, टॉरिसलिस बैरोमीटर यूज्ड मर्करी पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग
French wine of density 984 kg per meter cube. Determine the height of the wine column for normal atmospheric pressure. हमने पहले ही पढ़ा हुआ इस बारे में, बेसिक नॉलेज तो हमारे पास है। टॉरिसली ने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो है बैरोमीटर। तो उन्होंने जो बैरोमीटर बनाया वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का जो हाइट ऑफ कॉलम है, उन्होंने क्या यूज किया? मरकरी यूज किया। ये मरकरी है, ये टॉरिसलिस बैरोमीटर है ये। और उन्होंने जो लिक्विड यूज किया वो था मरकरी। और हमें पता होना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये इसका हाइट हमें पता होना चाहिए। मरकरी जो है लिक्विड कॉलम का, इसका हाइट होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें यह बोला गया है कि पास्कल ने सेम एक्सपेरिमेंट अलग फ्लूइड के साथ, अलग लिक्विड के साथ डुप्लीकेट किया। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया एक हाइट को, वो हाइट हमें पता करना है, ठीक है। तो हर लिक्विड का अलग प्रॉपर्टी होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हर लिक्विड की अपनी एक डेंसिटी होती है, उस डेंसिटी के अनुसार वो अकॉर्डिंगली हाइट ज्यादा कम होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है 13,600। वाटर, सी वाटर हो या प्योर वाटर हो, अप्रोक्सीमेटली, मतलब थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है अप्रोक्सीमेटली 1000 kg पर मीटर क्यूब वाटर के ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली नहीं, ये एयर का 1000 नहीं है, ठीक है। ग्लिसरॉल का है 1260, मिल्क अप्रोक्सीमेटली 1050, वाइन 984 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ डेंसिटीज हमें पता होना चाहिए बेसिकली इसके बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। हमें सॉल्व करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये हमें पता होना चाहिए, ये नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस, और वो सब पे यूनिफॉर्म होता है। हर सरफेस पे यूनिफॉर्म प्रेशर होता है, चाहे जो भी सरफेस हो। ये यहाँ मर्क्यूरी कॉलम है, ये वाइन है, बट प्रेशर तो सेम रहेगा। ये आपका वाइन है, आपको ये हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। ये हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ वाइन कॉलम। हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम हमें पता है, तो प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है P इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵5। ये हमें पता है, होना भी चाहिए, ठीक है। अब ये प्रेशर यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, ये तो हमें पता है 76 सेंटीमीटर है। ये कितना है यही फाइंड करना है हमको। तो P इज इक्वल टू ρgh, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ही इस क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके पहले वाला भी हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं P इज इक्वल टू ρgh से। तो कुछ नहीं करना है आपको, रो ऑफ वाइन, जी तो स्टैंडर्ड पता है, हाइट ऑफ वाइन कॉलम P है 1.013 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू रो ऑफ कॉलम दिया हुआ है 984 इंटू 9.81 इंटू हाइट ऑफ वाइन कॉलम। सो हाइट ऑफ वाइन कॉलम इज 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 984 इंटू 9.81। ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ और 9653.4। अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू आता है 1.01 इंटू 10⁻1 1.045 या 10.45, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। हाइट ऑफ वाइन कॉलम जो है 9.7। A vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10⁹ Pascal. Is the structure suitable for putting up on top of an oil well in the ocean? Take the depth of the ocean to be roughly 3 km and ignore ocean currents. एक ऑफशोर स्ट्रक्चर है, उसका मैक्सिमम स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस और प्रेशर हालांकि है अलग अलग चीजें, बट मैग्नीट्यूड वाइज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन हम उसके मैग्नीट्यूड, उसके वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम लेते हैं। हमें पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में। स्ट्रेस और प्रेशर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। स्ट्रेस होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस जो है इसको ये एक रिएक्टिव फोर्स है, प्रेशर एक एक्शन है, स्ट्रेस उसका रिएक्शन है। तो ये एक रिएक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहा है जो
अंदर से रिएक्ट करेगा, प्रेशर जो है जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा। तो ये इसकी वैल्यू 10⁹ पास्कल दी हुई है और इसको एक ऑयल वेल के ऊपर रखना है, ठीक है, इन द ओशन, और उस ओशन का डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हमको बताना है क्या ये स्ट्रेस परमिसिबल टू पुट दैट इन द ओशन, ठीक है। तो हमको इसके लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसका डेप्थ दिया हुआ है 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसके ऊपर ऑयल वेल है। तो यहाँ पर आपको बताना है स्ट्रक्चर क्या, जो स्ट्रेस जो परमिसिबल है, क्या ये स्ट्रेस अलाउड है, क्या इसको हम रख सकते हैं उस ओशन के बीच में, ठीक है। उसके लिए आपको प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हमें पता है प्रेशर जो है, प्रेशर इज इक्वल टू रो ऑफ ओशन, जी कांस्टेंट है, हाइट ऑफ ओशन डेप्थ, ठीक है। ये वैल्यू लेनी है हमको। ये हमको पता करना है क्या ये प्रेशर, ये स्ट्रक्चर, ये प्रेशर होल्ड कर पाएगा इस ओशन के में रखा हुआ प्रेशर। तो हमको ओशन की वैल्यूज लेनी होंगी। ओशन मतलब वाटर है, सी वाटर हम अभी देखा था, सी वाटर, ये ओशन वाटर डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है 1000 की वैल्यू। तो इसको ले लेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, हाइट 3 किलोमीटर, ठीक है, 3000 मीटर। तो 336 हो गया। तो 3 × 9.81 × 10⁶ पास्कल, ठीक है, या फिर 29.4 × 10⁶ पास्कल, या फिर 2.94 × 10⁷ पास्कल, जो कि हमारे परमिसिबल लिमिट जो है 10⁹ पास्कल से कम है। तो दिस इज अलाउड, ठीक है, इसको अलाउड है। ये प्रेशर, दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल, आपका आंसर होना चाहिए यस, दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल टू बी केप्ट इन द ओशन फॉर यूज फॉर ऑयल वेल पर्पस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9.8। A hydraulic automobile lift is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 cm². What maximum pressure would the smaller piston have to bear? ठीक है, हमारे पास एक हाइड्रोलिक लिफ्ट दिया हुआ है। ये हमने बहुत बार देखा, सुना भी होगा, किस तरह फ्लूइड का यूज करके कम फोर्स लगाकर भी हैवी लोड्स लिफ्ट किया जाता है। तो इसका एक हाइड्रोलिक का एप्लीकेशन है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें क्या होता है, एक पिस्टन है, ये एक एंड, दो एंड होते हैं। एक छोटे एंड पर कम प्रेशर, कम एरिया का और प्रेशर वाइज एक लिफ्ट होता है, फोर्स होता है। यहाँ पर हैवी लोड्स लिफ्ट किए जाते हैं इस एंड पर। आप यूजिंग दिस हाइड्रोलिक प्रिंसिपल आप कम प्रेशर लगा के हैवी लोड लिफ्ट कर सकते हो। तो इसमें बस इस क्वेश्चन में यही बोला आपको एक पिस्टन दिया हुआ है, इसका एरिया है 425 cm² या 0.0425 cm²। मैक्सिमम मास जो ये लिफ्ट कर सकता है 3000 kg है, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 29,400 न्यूटन आता है। प्रेशर फाइंड करना है, कितना प्रेशर इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, या फिर यहाँ पर वेट है, वेट अपॉन एरिया। वेट है 29,400 न्यूटन, अभी हमने फाइंड किया। एरिया है 0.0425 मीटर²। तो ये आ गया आपका आंसर 691,425.4 न्यूटन पर मीटर², या फिर 6.91 × 10⁵, ठीक है, न्यूटन पर मीटर² या पास्कल। ये हमारा आंसर है। कुछ था नहीं इसमें करने के लिए, बस समझना था। ये एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन क्वेश्चन है, ये एक एप्लीकेशन क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकली होता भी है, आपने देखा भी होगा एक बार शॉर्ट्स में, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9.9। ए U-tube contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury columns in the two arms are in level with 10 cm of water in one arm and 12.5 cm of spirit in the other. What is the specific gravity of spirit? हमारे पास एक सेटअप दिया हुआ है जिसमें U-tube कॉलम है, एक कॉलम में ये मर्करी फील्ड है बेस लेवल पे 10 सेंटीमीटर अबव वन आर्म में वाटर है, अगले राइट कॉलम में स्पिरिट है अप टू हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। हमको स्पिरिट की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। अगर हम उसका डेफिनेशन समझ में आ गया, डेफिनेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
डेफिनेशन ये कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, और जनरली हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस वाटर को लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस का रेशियो है, ऑल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और नाम है रिलेटिव डेंसिटी, ये एक यूनिटलेस नंबर है। अब हमको फाइंड करना है दोनों के वैल्यू। हमको पता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, जहां फ्लूइड आ गया आप स्टार्टिंग करते ही हो पास्कल्स लॉ से। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, क्या कहता है पास्कल्स लॉ? इस पर एक्ट होने वाला प्रेशर, इस पर एक्ट होने वाला प्रेशर, दोनों किस तरह का प्रेशर है? दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सबके लिए सेम होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ स्पिरिट, ठीक है। और प्रेशर की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ, रो ऑफ वाटर, जी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो ऑफ स्पिरिट, जी तो सबके लिए सेम होता है, हाइट ऑफ स्पिरिट, बस वैल्यू पुट कर देना आंसर आ जाएगा। जी जी कैंसिल, हमें फाइंड करना रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, रो ऑफ स्पिरिट अपॉन रो ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू तो दी नहीं हुई है तो उल्टा कर लेते हैं, इसका वैल्यू इसका तो दिया हुआ है, रो ऑफ स्पिरिट अपॉन रो ऑफ वाटर, ये हाइट ऑफ वाटर अपॉन हाइट ऑफ स्पिरिट ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर अपॉन, हमने मीटर में चेंज नहीं किया क्योंकि दोनों को रेशो है, बस रेशो तो यूनिटलेस होता है। 10 सेंटीमीटर अपॉन 12.5 सेंटीमीटर, इसका रेशो होता है 0.8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज यूनिटलेस नंबर, कोई यूनिट नहीं है क्योंकि दो डेंसिटी का रेशो है। तो यहाँ से हो गया हमारा क्वेश्चन 9.9, बहुत इजी था। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी डेफिनेशन ये है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ये रेशो फाइंड करना था, ठीक है। ये हमारा पास्कल्स लॉ है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, सामने स्ट्रेट लिख लो, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये हमने ये फाइंड किया यहाँ से, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9.9.10। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर पोर्ड इनटू द रेस्पेक्टिव आर्म्स ऑफ द ट्यूब, what is the difference in the levels of mercury in the two arms? Specific gravity of mercury is 13.6। पिछले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने फाइंड किया था स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमने फाइंड करने को बोला था स्पिरिट का, इसका था 0.8, वहां तक हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस का ही एक्सटेंशन है, ये बोल रहा है दोनों ही कॉलम्स में 15 सेंटीमीटर का इसमें वाटर और इसमें 15 सेंटीमीटर स्पिरिट ऐड किया एक्स्ट्रा, तो मर्क्यूरी की हाइट में कुछ डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या है फाइंड करना है। अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इसमें डायग्राम में दिख रहा है, मैंने बताया है इसमें मर्क्यूरी कॉलम जो है स्पिरिट वाले कॉलम में हाइट बढ़ेगा, पर कॉमन सेंस पहले पता होना चाहिए कि कॉलम कहाँ बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा। पहली बात, जब आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो, एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया तो ये कह रहा है कि मर्क्यूरी का हाइट बढ़ेगा, किसमें बढ़ेगा ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी के वैल्यू। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होता है 1 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट होता है 0.8 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी होता है 13.6। तो मर्क्यूरी जो है अपना हाइट एक्सटेंड चेंज करेगा, वहां जरा लिफ्ट करेगा जहां पर उस पर लगने वाला फोर्स कम है। आप देखेंगे वाटर और स्पिरिट के कंपैरिजन में स्पिरिट इज लेस देन वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट इज लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। देयरफॉर the height of mercury column will rise in that portion which is lighter part, जो लाइटर है वहां पर स्पेसिफिक मर्क्यूरी कॉलम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्पिरिट का स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, देयरफॉर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम विल राइज इन दिस पोर्शन। अब आते हैं सॉल्व क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें क्या करना है, ये हाइट पहले हम पता करते हैं, जो प्रीवियस हाइट था इतना हाइट बढ़ा, इसके लिए हम पहले प्रेशर फाइंड करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर ऑफ ड्यू टू मर्क्यूरी, ये होता है रो जी एच। जी और एच हमें फाइंड करना है, जी हमें ऐसे रखते हैं, लास्ट में सॉल्व रख लेंगे वैल्यू, इसकी होती है 13.6 जी एच, इसको हम क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। और अब देखते हैं दोनों प्रेशर को इक्वेट करो, दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर,
दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू वाटर, प्रेशर ड्यू टू वाटर, प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट प्लस प्रेशर ड्यू टू मर्कुरी, रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू इज इक्वल टू रो स्पिरिट जी एच स्पिरिट प्लस रो मर्कुरी जी एच मर्कुरी, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है मर्करी का हाइट कितना ग्रो हुआ, कितना बढ़ा। ये हमने अभी फाइंड कर लिया है इस वैल्यू को, ये 13.6 GH। इसका है रो ऑफ वाटर, हम इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं, इसको 1 रहने देते हैं। तो हाइट ऑफ वाटर इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं GH, H का वैल्यू 25.1, ठीक है। इसको G रहने दो बाहर, G सबके लिए कॉमन है, तो रो 1 इंटू इसका 25.1 हमने सेंटीमीटर में रखा, चेंज नहीं किया क्योंकि बाद में एक्चुअली लास्ट में कुछ सेम रखता है, सबका वैल्यू सेम रखा है, सेंटीमीटर सब में रखो। माइनस इसको यहाँ शिफ्ट कर लो तो ये आएगा जी कॉमन निकाल लिया, इसका है 0.8 इंटू 27.5 इज इक्वल टू 13.6 G हाइट ऑफ मर्कुरी। ये मर्कुरी का है, तो जी दोनों कैंसल, तो बचा क्या 25.1 माइनस इतना करेंगे तो बचेगा 3 इज इक्वल टू 13.6 हाइट ऑफ मर्कुरी। हाइट ऑफ मर्कुरी आ जाएगा 3/13.6, ये आएगा 0.221, ठीक है, मीटर। या हाइट ऑफ मर्कुरी जो आएगा कितना बड़ा, आपको ये फाइंड करना था, ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर, बस इतना ही बड़ा, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, सिंपल था। आपको बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ कैलकुलेट करना था, और आपको पता है कौन सा कॉलम राइज होगा, आपको ये पता होना चाहिए। जो लाइटर पोर्शन है उस तरफ मर्कुरी राइज करेगा, जो हैवियर पोर्शन है उस तरफ राइज नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन था बस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10.10। क्वेश्चन 9.11, Can Bernoulli's equation be used to describe the flow of water through a rapid in a river? Explain. इस क्वेश्चन में पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। इसमें ही पूछा कि बर्नौलीज इक्वेशन हमने पढ़ा जो थ्योरी में, क्या वो बर्नौलीज इक्वेशन रैपिड फ्लो के लिए एप्लीकेबल है? सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूं, आंसर इज नो। अब एक्सप्लेन वाला पार्ट समझते हैं क्यों। बर्नौलीज इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कुछ टाइप प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। उसमें पहली प्रॉपर्टी आती है स्टेडी फ्लो, दूसरी प्रॉपर्टी आती है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। ये 2-3 और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है, एक स्टेडी फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये 2-4 प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं ये सब होता क्या है। स्टेडी फ्लो वो होता है द फ्लो विच डजंट चेंज विद टाइम। फ्लो जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, उस फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो वो होता है जिसमें डेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज नॉट चेंजिंग एंड इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, डेंसिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, वो यूनिफॉर्म है। और थर्ड है स्ट्रीमलाइन, मतलब the water droplets or water layer are flowing at regular interval of time throughout the length, ठीक है। हमने एक लेंथ लिया है, इसको हम लेंथ L मान ले, इस लेंथ के अकॉर्डिंग, इस लेंथ में फ्रॉम दिस पॉइंट A फ्रॉम टू दिस पॉइंट, फ्लूइड जो है ना टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ना डेंसिटी चेंज हो रही है, ना इंटरवल चेंज हो रहा है। तो ये स्टेडी भी है, इनकम्प्रेसिबल भी है और स्ट्रीमलाइन भी है। तो इसलिए दिस फ्लो इज एन आइडियल फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। और बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस काइंड ऑफ फ्लूइड्स वेयर फ्लो इज स्ट्रीमलाइन नॉट टर्बुलेंट। टर्बुलेंट रिवर्स में फ्लो टर्बुलेंट होता है, वहां पर एनर्जी लॉस होने के चांसेस है। एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है, इसमें एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन होता है। हम इस तरह का फ्लो में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। हम बर्नौलीज इक्वेशन होता क्या है, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH,
रो जी एच इज कांस्टेंट। ठीक है, ये एक तरह का एनर्जी कंजर्वेशन है, इसको हम बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। ये कंजर्व होता है इस तरह के फ्लो में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9.12। डज इट मैटर इफ वन यूजेस गेज इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर्स इन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन? एक्सप्लेन। आपको ये बताना है बर्नौलीज इक्वेशन में जो प्रेशर हम यूज करते हैं, अभी मैंने बताया आपको तीन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है? बर्नौलीज इक्वेशन इज, सबसे पहले इसको लिखते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है? प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड इज कांस्टेंट। यही है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें ये जो प्रेशर है, इसकी जगह आप गेज प्रेशर यूज करोगे तो क्या इक्वेशन में फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन ये है। ये जो प्रेशर है ये एक्चुअली एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसकी जगह आप गेज प्रेशर यूज करोगे तो क्या क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा? इसमें लिखा डज इट मैटर इफ वन यूजेस गेज इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसकी जगह गेज प्रेशर यूज करोगे तो क्या इक्वेशन में फर्क पड़ेगा? सबसे पहले एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या ये जान लेते हैं आपको डायग्राम से। ये स्टैंडर्ड प्रेशर है, ये रेफरेंस पॉइंट इसका, इसके अबव इसके बिलो गेज प्रेशर। गेज प्रेशर जनरली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस पॉइंट में ले जाता है, उसकी वैल्यू काउंट नहीं होती उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। बट जब आप एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर में सम ऑफ गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों आते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे। अगर प्रेशर की बात करें, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक। ये आपका इक्वेशन है। एब्सोल्यूट प्रेशर में गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट P गेज इज नॉट रिलेटेड टू, किसी तरह रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब ये है कि गेज प्रेशर अगर आप यूज करोगे तो इसके आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिना भी ये इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे देखते हैं? हमने अभी कहा प्रेशर, ये जो प्रेशर है P एब्सोल्यूट है, और P एब्सोल्यूट मैंने अभी बताया P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक। दोनों तरफ अगर लिखे हम P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच, where रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, V इज द वेलोसिटी, ठीक है, और H है हाइट। तो P1 की जगह में ये P एब्सोल्यूट है, इस P एब्सोल्यूट की जगह ये पुट कर सकते हैं P गेज 1 प्लस P एटमॉस्फेरिक 1 प्लस एटमॉस्फेरिक तो कॉमन है, 1 2 नहीं होता, वो सबके लिए स्टैंडर्ड है। एटमॉस्फेरिक इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो ये आपका हो गया, ये ब्रैकेट में रखा था इसको, प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2 की जगह सेम Pg2 प्लस P एटमॉस्फेरिक, क्योंकि एटमॉस्फेरिक सबके लिए कॉमन है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब पर, हर लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर वो कांस्टेंट होता है, सब पर बराबर अप्लाई होता है। प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब देखिए दोनों साइड P एटमॉस्फेरिक कैंसिल, सेम क्वांटिटीज है, थ्रू आउट सबके लिए सेम रहता है। तो बचा क्या? P गेज 1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच 1 इज इक्वल टू P गेज 2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर V2, सब में V1 V2 है, 1 2 1 2 2 1 1, सब में 1 1 1 1 2 2 2 2। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे Pg1 और Pg2, इसके आने से इस पूरे इक्वेशन में, क्वेश्चन में पूछा कि बर्नौलीज इक्वेशन में फर्क पड़ रहा है क्या? ये इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नो इफेक्ट। आंसर इज नो इफेक्ट।
ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह गेज प्रेशर लिखने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ग्लिसरीन flows steadily through a horizontal tube of length 1.5 meter and radius 1 centimeter. If the amount of glycerin collected per second at one end is 4 into 10 raised to minus 3 kg per second, what is the pressure difference between the two ends of the tube? Density of glycerin is 1.3 into 10 raised to 3 kg per meter cube and viscosity of glycerin is 0.83 pascal second. You may also like to check if the assumption of laminar flow in the tube is correct. हमको एक ट्यूब दिया हुआ है, इसमें ग्लिसरीन फ्लो हो रहा है। ये आपका ग्लिसरीन है। जब कभी आपको क्वेश्चन में लेंथ दिया हो, रेडियस दिया हो, प्रेशर डिफरेंस दिया हो, वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हो और आपको प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हो, आप यूज करेंगे फेमस इक्वेशन हेगल-पोइसले इक्वेशन। ये है जनरली वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए। वॉल्यूम फ्लो रेट P इज इक्वल टू पाई डेल्टा P R4/8 ईटा L। पाई कांस्टेंट है, डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस, R इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, 8 कांस्टेंट, ईटा जो है वो है विस्कोसिटी और लेंथ ऑफ द ट्यूब। बट हमको V सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा P इज इक्वल टू 8V ईटा L अपॉन पाई R4। एक एक करके वैल्यूज फाइंड करते हैं। हमें ईटा का वैल्यू दी है, L की वैल्यू दी हुई है, वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड करना है। वॉल्यूम फ्लो रेट V डॉट ये होता है मास फ्लो रेट अपॉन डेंसिटी। मास फ्लो रेट दिया है 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 अपॉन डेंसिटी है 1.3 इंटू 10 के पावर 3। ये होता है 3.7 इंटू 10 के पावर माइनस 6 kg सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये होगा हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट। नेक्स्ट निकालना है R4। R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर। 0.01 मीटर का पावर 4 इज इक्वल 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8 मीटर 4। ये आ गई रेडियस की वैल्यू। रख दो इस वैल्यू इस इक्वेशन में। डेल्टा P की वैल्यू हो गई 8 इंटू V है 3.7 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6 इंटू ईटा 0.83 इंटू लेंथ 1.5 होल डिवाइडेड बाई पाई R4। पाई होता है 3.14 इंटू 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8। अब इसको अलग कर लो। 8 इंटू 3.7 ये 3 है 0.7 इंटू 0.83 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3.14। यहाँ आ जाएगा -6 प्लस 8 10 का पावर 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 12.634 इंटू 10 का पावर 2 या फिर डेल्टा P आता है 1263.4 पास्कल। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इसको आपको कैलकुलेशन एक बार आप प्लस माइनस फिर भी आप चेक कर लीजिए। ये हमने जो रफली कैलकुलेट किया है ये हमारा वैल्यू हमारा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा हेगल-पोइसले इक्वेशन। जब आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हो, विस्कोसिटी दिया हो, लेंथ दिया हो, ये और प्रेशर डिफरेंस दिया हो, तब आपको ये इक्वेशन यूज करना है हेगल-पोइसले इक्वेशन। ठीक है, वेरी फेमस इक्वेशन है। V इज फॉर वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम फ्लो रेट है V है, और ये होता है मास फ्लो रेट अपॉन डेंसिटी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, मास फ्लो रेट दिया था, डेंसिटी दिया हुआ था, वहां से हमने फ्लो रेट निकाला। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9.14। In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speeds on the upper and lower surfaces of the wing are 70 meter per second and 63 meter per second respectively. What is the lift on the wing if its area is 2.5 meter square? Take the density of air to be 1.3 kg per meter cube. हमारे पास एक मॉडल एरोप्लेन है जो विंड टनल से जा रहा है। इस पर आप लगने वाले इस विंड ब्लेड्स
पर लगने वाले प्रेशर और फोर्स की बात कर रहा है और लिफ्ट पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग? लिफ्ट इज नथिंग बट लिफ्ट फोर्स पूछा है। अगर लिफ्ट पूछे आपसे, लिफ्ट क्या है? लिफ्ट इज नथिंग बट लिफ्ट फोर्स, ठीक है। लिफ्ट फोर्स पूछा है आपको, इसमें न्यूटन में बताना होगा कितना लिफ्ट फोर्स लग रहा है एक्चुअली। तो ये समझने के लिए समझते हैं विंड जो जब एरोप्लेन फ्लाइट में है, फ्लाइट मोड में है, तब वेलोसिटी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है अपर वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड और लोअर वेलोसिटी 63 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब इसका प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो इस वेलोसिटी का अपोजिट होगा। इसकी वेलोसिटी हाई है, इसकी वेलोसिटी लो है। v1 इज ग्रेटर देन v2, दैट मीन्स p1 इज लेस देन p2। समझ में आया? जब v1 की वेलोसिटी v2 से ज्यादा है उस समय प्रेशर 1 की वेलोसिटी प्रेशर 2 से कम होगी। इसका यूज करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर फाइंड करना है। बस यही कॉन्सेप्ट बताना था कि प्रेशर और वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहे हैं और क्या आएगा। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, गिवन डेटा सारे दिए हुए हैं, लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। ये गिवन डेटा है, v1 v2 दिया हुआ है, एरिया ऑफ विंग दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, applying Bernoulli's equation, P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2। अब ये जमीन से एक सर्टेन रेफरेंस पॉइंट है इसके पास, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट से इस प्लेन का हाइट को मेजर कर रहा है। तो यहां से जो हाइट, इसकी ये हाइट होगी, ठीक है। यहां से जमीन से ये हाइट जो हाइट होगी, इसके कंपैरिजन में लोअर ब्लेड और अपर ब्लेड और इन दोनों के बीच का जो हाइट होगा डेल्टा एच मान लेते हैं। वो डेल्टा एच इज मच मच स्मॉलर देन एच, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं और हाइट दोनों का सेम मान सकते हैं। दोनों की हाइट, अपर ब्लेड और लोअर ब्लेड, ये अपर ब्लेड ये लोअर ब्लेड, इन दोनों का हाइट आप सेम मान सकते हो। तो यहां से कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो बचा क्या? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर is equal to P2 plus half rho V2 square। अब P1 minus P2 is equal to half rho V2 square minus V1 square, ठीक है। तो P1 minus P2 आ गया हाफ इंटू 1.3 इंटू 63 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर, ये हो गया हाफ इंटू 1.3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस 7 इंटू 113, ये आएगा 931 हाफ इंटू 1.3 इंटू 931 माइनस में इज इक्वल टू माइनस 605.2, ये आ गया प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अब प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है प्रेशर 1 इज लेसर, प्रेशर 2 इज हाइयर। यहाँ में बोला था हमने प्रेशर 1 कम है, प्रेशर 2 ज्यादा है, इसलिए P1 माइनस P2 जो है P1 माइनस P2 इज नेगेटिव, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। ये प्रेशर आ गया। अब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमको फोर्स पूछा है, लिफ्ट। व्हाट इज द लिफ्ट? किस लिफ्ट से प्लेन ऊपर उठेगा? लिफ्ट कैसे निकालेंगे? लिफ्ट और लिफ्ट फोर्स FL, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, बस सिंपल सी बात है। ये आ गया माइनस 605.2 इंटू एरिया है 2.5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है इज इक्वल टू माइनस 1274.5 न्यूटन, ठीक है। तो ये है हमारा, सॉरी 1.2 है, 1.5 है, 1574, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है, मतलब फोर्स ऊपर से नीचे नहीं लग रहा, नीचे से ऊपर लग रहा है, फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो गया माइनस 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। इतना लिफ्ट फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा है,
लिफ्ट का मतलब होता है लिफ्ट फोर्स, और लिफ्ट फोर्स हम निकालते हैं प्रेशर इंटू एरिया से। प्रेशर कहां से आया, प्रेशर डिफरेंस हमने निकाला, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा लिफ्ट फोर्स आ गया। ये होगी क्वेश्चन नंबर 9.14। क्वेश्चन 9.15, फिगर्स A and B refer to the steady flow of a non-viscous fluid. Which of the two figures is incorrect and why? आपको दो फिगर्स दिए हुए हैं A और B, आपको बताना है कौन सा फिगर सही है कौन सा फिगर गलत है। अब इसको देखकर समझ में आ रहा होगा, दो इक्वेशन यहाँ काम आने वाला है। पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है बर्नौलीज थ्योरम। यहाँ बर्नौलीज थ्योरम, इसमें क्या है, कंटिन्यूटी क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां सडनली एरिया डिक्रीज हो रही है, यहाँ एरिया यहां तक तो यूनिफॉर्म है तो फ्लो भी ठीक रहेगा, जैसे एरिया डिक्रीज होती है वेलोसिटी सडनली इंक्रीज होने लगता है। मतलब कंटिन्यूटी क्वेश्चन क्या रहता है, ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है, ये होता है कंटिन्यूटी क्वेश्चन। एरिया यहाँ डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, वेलोसिटी और प्रेशर ये रिलेशन है। बट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यहाँ प्रेशर की वैल्यू ये P1 है, ये P2 है, यहाँ पर P2 इज ग्रेटर देन P1 दिखा रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। P2 इज ग्रेटर देन P1 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये ए इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। बी को देखिए, बी देखिए कंटिन्यूटी क्वेश्चन में ए एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर की वैल्यू कम होनी चाहिए, P2 P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, करेक्ट ये है, ठीक है, P2 शुड नॉट बी ग्रेटर देन P1, P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2 है तो ही ये इक्वेशन सही है, ये डायग्राम सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। ए इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, ए इनकरेक्ट, बी करेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9.16। द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 cm square, one end of which has 40 fine holes, each of diameter 1 mm. If the liquid flow inside the tube is 1.5 meter per minute, what is the speed of ejection of the liquid through the holes? Ejection of liquid through the holes पूछा है, ठीक है, वेलोसिटी पूछा है, मतलब आपको एक ट्यूब दिया हुआ है जो फाइन स्प्रे कर रहा है, एक एंड में 40 होल्स हैं और एक एक होल का डायमीटर 1 mm है, ठीक है। तो यहां से एक एरिया मिलेगा, एक एरिया ये है, आपको एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है, मास एंटर द फ्लूइड इज इक्वल टू मास लीविंग द फ्लूइड। ये आप कुछ नहीं, आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन ही बता था आपको, कंजर्वेशन ऑफ मास using continuity equation, A into B is constant, which implies A1 B1 is equal to A2 B2। A1 है ये बड़ा एरिया 8 cm स्क्वायर, 8 इंटू 10 का पावर -4 इंटू 0.0025, ये जो जिस वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा है। दूसरा एरिया होल्स का एरिया ये वाला 40 वाला 3.1415 इंटू 10⁻³ इंटू V2 निकालना है हमको, V2 आ गया 8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 3.1415 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 8 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 10⁻⁻⁻3। इसको हम सॉल्व करते हैं 200/220, सॉरी
20/3.14 into 10⁻³ -3 -2 हो जाएगा 63 और कम होगा वैल्यू और कम होने वाला है, ठीक है। -1 6.4 into 10⁻⁻1 0.6, यहाँ तो -3 आ रहा है, यहाँ तो -3 दिख रहा है। -3 और -1 -2, ठीक है। बाकी आंसर आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो भी होगा अपना कैलकुलेशन खुद से करना, ट्राई करना। तो ये हमारा मेथड होगा, अमाउंट ऑफ मास एंटरिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मास लीविंग। ये हमारा कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9.17। ए यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन ए सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड। The thin soap film formed between the wire and the light slider supports a weight of 1.5 into 10⁻⁻2 Newton, which includes the small weight of the slider. The length of the slider is 30 centimeter. What is the surface tension of the film? एक सरफेस टेंशन को फाइंड करने का क्वेश्चन है। फ्लूइड्स में ये कॉमन क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन, बर्नौलीज इक्वेशन, ये सारे कॉमन है, ठीक है। तो हम एक स्लाइडर बनाते हैं, तो वो स्लाइडर यू शेप बोल रहा है। यू शेप कैसे भी हो सकता है, तो हम इसको ऐसे मान के चल रहे हैं, दिस इज यू शेप स्लाइडर, ठीक है। ये एक यू शेप स्लाइडर है, ये स्लाइड यहाँ पर रखा हुआ है, और ये स्लाइडर जो है स्मॉल फोर्स भी कैरी कर रहा है, 1.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन का फोर्स कैरी कर रहा है। इसका फोर्स कैरी कर रही है 1.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन। ये एक सोप सॉल्यूशन है, सोप फिल्म फॉर्म हो रही है स्लाइडर के ऊपर, ठीक है। सोप सॉल्यूशन में डुबाया हुआ, तो सोप फिल्म फॉर्म हो गई स्लाइडर के ऊपर भी। ये स्लाइडर के ऊपर सोप फिल्म फॉर्म हो गई। इसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इस स्लाइडर का लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है इसका सरफेस टेंशन क्या होगा इसमें, इस सोप फिल्म का, ठीक है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लेंथ ऑफ स्लाइडर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करें तो 30 into 10⁻⁻2 मीटर, 0.3 मीटर लेंथ हो गया। और एक चीज फोर्स दिया हुआ है, फोर्स है 1.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन कैरी कर रहा है लोड, ठीक है। तो हमें बताना है सोप फिल्म जो फॉर्म हो रहा है ये कितना सरफेस टेंशन कैरी कर रहा है। सरफेस टेंशन फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखते हैं, सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। बट लेंथ कौन सा, इस पर दो तरह के मॉलिक्यूल्स एक्ट कर रहे हैं, एक ऊपर से, एक पूरी फिल्म डूबी हुई है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आएगा लेयर, है ना। स्लाइडर के दोनों लेयर दोनों तरफ में आएगा, एक अपर में आएगा एक लोअर में आएगा, तो 2 टाइम्स लेंथ हो जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ हो जाएगा लेंथ के दोनों तरफ। तो फोर्स हमें पता है, सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू फोर्स है 1.5 into 10⁻⁻2 अपॉन 2 into 0.3, स्टैंडर्ड यूनिट्स में ले रहे हैं, ठीक है। 0.33 5 हो गया, 5/2 2.5, तो हो गया 2.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स। ये था हमारा आंसर। ज्यादा कुछ था नहीं इसमें कैलकुलेट करने का, बस एक समझना था, स्लाइडर का कॉन्सेप्ट समझना था, और ये 2 टाइम्स लेंथ कैसे होगा, एक अबव एक बिलो, ये समझना था। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और 2 लिखना भूल जाते हैं। तो ये इसका आंसर 9.18। फिगर A shows a thin liquid film supporting a small weight is equal to 4.5 into 10⁻⁻2 Newton. What is the weight supported by a film of the same liquid at the same temperature in figure B and C? Explain your answer physically. आपको फिजिकली समझाना पड़ेगा ये ऐसा क्यों है। ये आपको फिगर A दिया हुआ है, फिगर का डायमेंशन सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। ये लिक्विड फिल्म अंदर, इस लिक्विड फिल्म में ये स्लाइडर है, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर का स्लाइडर है, और ये जो वेट सपोर्ट कर रहा है ये है इतना फोर्स, W इज इक्वल टू 4.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन। अब बोला गया है लिक्विड इज सेम, बी और सी में लिक्विड इज सेम, और एक बात बोला गया है टेम्परेचर इज सेम।
लिक्विड इज सेम, टेम्परेचर इज सेम, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, इस पे आप बताइए क्या ये कहीं पर लिक्विड पर या टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट यहाँ बोल रहे टेम्परेचर भी सेम है। तो क्या जो इफेक्ट इस पर लग रहा है, क्या एरिया वाला कोई फॉर्मूला है इसमें एरिया चेंज हो रहा है, इसमें एरिया चेंज हो रहा है, पर क्या इस फॉर्मूले में एरिया वाला कोई फॉर्मूला है, क्या इक्वेशन है? आंसर इज नो। जब एरिया का कोई कंसिडरेशन ही नहीं है तो चाहे जो एरिया लगा लो, फर्क किससे पड़ रहा है? एक फोर्स से पड़ रहा है, एक लेंथ 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ तीनों में सेम है, लिक्विड तीनों में सेम है, टेम्परेचर तीनों में सेम है, तो सरफेस टेंशन भी तो सब में तीनों में सेम होगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन भी सब में सेम होगा, सब में क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन अगर हो गया, इतना लोड ये कैरी कर रहा है ए वाला, तो ड्यू टू सेम सरफेस टेंशन, सेम लेंथ, सेम लिक्विड, सेम टेम्परेचर, weight is also same in all three, same in B and C, that is 4.5 into 10⁻⁻² न्यूटन। अगर डाउट है तो अभी निकाल लेते हैं। S is equal to फोर्स अपॉन लेंथ, बट लेंथ कौन सा? फिल्म दोनों साइड है, अभी हमने सॉल्व किया था, एक अपर एक अबो एक बिलो, दोनों साइड है, तो फोर्स अपॉन 2 इंटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन पता है 4.5 इंटू, अच्छा ये तो वेट है उसका, ठीक है, इसका निकाले अपन 4.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन अपॉन 2 इंटू लेंथ है 0.4, ठीक है, 8 नीचे 0.8 हो गया, 4.5 अपॉन 0.8 इंटू 10⁻⁻², इसको कट करेंगे, 8 5 40, 40 50, 8 6 48, 20 8 2 16, 48 5 40 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर इनवर्स। ये आ गया आपका सरफेस टेंशन की फॉर्मूला। ये सरफेस टेंशन ए में, बी एंड सी सब में यही वैल्यू होगी। जब सब में यही वैल्यू होगी तो फोर्स भी तो यही आएगा, वेट भी तो यही आएगा, इसमें अलग क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9.19। What is the pressure inside the drop of mercury of radius 3 mm at room temperature? Surface tension of mercury at that temperature at 20 degrees Celsius is 4.65 into 10⁻⁻1 Newton per meter. The atmospheric pressure is 1.01 into 10⁵ Pascal. Also give the excess pressure inside the drop. तो ये हमारा क्वेश्चन 9.19 है। एक ड्रॉप का क्वेश्चन है, ड्रॉप, बबल और कैविटी, इस पर क्वेश्चन अक्सर आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। तो ये ड्रॉप वाला क्वेश्चन है, तो इसका हमें डेटा क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ मर्करी ड्रॉप दिया हुआ है, रेडियस, सरफेस टेंशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया होता तो भी हमें पता था क्या होता है। तो हमें एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक्सेस प्रेशर देखते हैं। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर? क्या होता है एक्सेस प्रेशर? एक बबल है, बबल के अंदर कुछ प्रेशर होगा, उसका अपना खुद का प्रेशर, ठीक है, और बबल के बाहर प्रेशर होगा, और ये हमें पता है, ये हमें पता होना चाहिए। एक्सेस बबल के अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, ठीक है, ये फिक्स है, ये पता होना चाहिए। प्रेशर इनसाइड बबल इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड बबल। तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा? दोनों का डिफरेंस वो कैलकुलेट करना है। एक्सेस प्रेशर होता है एक्सेस प्रेशर, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी लिख लो यहाँ अभी के लिए, ठीक है। तो डेल्टा पी है पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन बाई आर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको हमको सॉल्व करना है। 2 इंटू सरफेस टेंशन 4.65 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। 2 इंटू 4.65 अपॉन 3 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा आपका 3.10 इंटू 10⁻² पास्कल या 310 पास्कल, ठीक है। ये हमारा एक्सेस प्रेशर है, डेल्टा पी की वैल्यू, या पी आई माइनस पी नॉट भी कह सकते हो, पी आई माइनस पी नॉट। अब हमको फाइंड करना है प्रेशर, फाइंड करना है व्हाट इज ऑल्सो द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। इनसाइड द ड्रॉप पी आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनसाइड द ड्रॉप पी आई हो गया 310 इंटू 10⁻³
310 कह लो, या प्लस 1.01 इंटू 10⁵ ये ऐसे सॉल्व होना मुश्किल है क्योंकि ये इसमें 310, इसको 10⁻³ है ना, ये जो 10⁻³ है इसको भी हम 10⁵ में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 0.00310 इंटू 10⁵ प्लस 1.01 इंटू 10⁵। इसको हम ऐड करते हैं तो आता है 1.01310 इंटू 10⁵ पास्कल। बट अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 3 डिजिट्स है, तो हमारा फाइनल आंसर भी 3 डिजिट्स होना चाहिए। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। ठीक है, ये हमारा आंसर है। कहीं आंसर और कुछ मिस्टेक हो तो खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। पहली बात, इनसाइड प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। ये आउटसाइड क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, PATM इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अपी आउटसाइड। तो ये हमको फॉर्मूला पता नहीं है तो सॉल्व करना मुश्किल है, ये हमें पता होना चाहिए। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 920। What is the excess pressure inside a bubble of soap solution of radius 5 mm? Given that the surface tension of soap solution at the temperature 20 degrees Celsius is 2.50 into 10⁻²Newton per meter. If an air bubble of the same dimension were formed at depth of 40 cm inside a container containing the soap solution of relative density 1.20, what would be the pressure inside the bubble? 1 atmospheric pressure is 1.01 into 10⁵ पास्कल। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक पार्ट ए पार्ट बी टाइप, दोनों एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको रेडियस दिया हुआ है और सरफेस टेंशन दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस ऑफ बबल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ दिया है 5 mm इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर, और सरफेस टेंशन दिया हुआ है, सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। एक्सेस प्रेशर निकालना है फॉर सोप बबल। एक्सेस प्रेशर फॉर सोप बबल होता है, एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के लिए अलग होता है, बबल के लिए अलग होता है। अभी हमने ड्रॉप के लिए 2 टाइम्स किया था, बबल के लिए PI माइनस PO इज इक्वल टू 4 टाइम्स सरफेस टेंशन बाई R होता है। 4 इंटू 2.5 इंटू 10⁻² अपॉन रेडियस 5 इंटू 10⁻³ ये हो गया 4 इंटू 2.5 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो गया 20 पास्कल। एक्सेस प्रेशर डेल्टा P जो हो गया, या PI माइनस PO या डेल्टा P, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। ए पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी हमको बी पार्ट सॉल्व करना है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल, तो कौन क्या होगा, PI हो जाएगा। एक तो प्रेशर ड्यू टू हाइट ρgh, ठीक है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या PO कह लो, एक ही चीज है, प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट प्लस एक प्रेशर इसके बाद डेल्टा P जो हमने अभी निकाला। ठीक है, डेल्टा P एक्सेस प्रेशर पुराना वाला, ये तीनों प्रेशर लगने वाले हैं। ठीक है, 3 लगने वाले। तो सबसे पहले निकालते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, में पता है P एटमॉस्फेरिक होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। प्रेशर ड्यू टू हाइट ρgh, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, रिलेटिव डेंसिटी 1.2 होता है। हमको डेंसिटी के टर्म में निकालना होगा तो इंटू 1000 करेंगे तो डेंसिटी टर्म में आएगा। ये होगा 1.2 दिया हुआ है इंटू 10⁻³ ये होगा डेंसिटी, इंटू 9.81 इंटू हाइट 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1200 इंटू 0.4 इंटू 9.81, ये हो गया 4708.8। ठीक है, दूसरा हो गया फिर डेल्टा P, ये तो दिया हुआ हमें 20 पास्कल निकाला है,
20 पास्कल। अब बस सबके ऐड रखना है वैल्यू को। पी आई हो गया 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 4708.8 प्लस 20 पास्कल। ये सारे पास्कल में, इसको किलो चेंज करना पड़ेगा सबको। 00 सबको 10⁵ में लिखते हैं। 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 0.04708 इंटू 10⁵ प्लस 0.00020 इंटू 10⁵। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं 10⁵ कॉमन निकाल लो। 1.01 प्लस 0.0470 प्लस 0.00020, ठीक है। ये आता है 10⁵ इंटू 1.061, ठीक है। बट हमको सिग्निफिकेंट फिगर 3 में निकालना है। 1.06 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। यहाँ से हमारा चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कंप्लीट होता है। कुछ डाउट हो किसी क्वेश्चन में, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वही बताना। कुछ कहना चाहते तो बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।